स्वागत है आपका सतीश जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। बिहार जी, में 6 तारीख को पहले चरण का मतदान हो चुका है। जी, अब तो दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार पूरे जोरों पर है। आज सीमांचल के इलाके में प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने घुसपैठिया वाला सवाल जमकर उठाया और दूसरी तरफ उनके दफ्तरों में नीतीश कुमार के कटआउट पहले के मुकाबले ज़्यादा दिखने लगे। एक तरफ वो ध्रुवीकरण की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की शरण में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पहली नज़र में ऐसा लगता है। तो पहले चरण के मतदान के पास आपके पास क्या इनपुट है? क्या विश्लेषण है आपका? एक तो नई परख के दर्शक ये जानना चाहेंगे, मेरी भी बहुत दिलचस्पी है इसके अंदर और दूसरे चरण की रणनीतियाँ किस तरीके से बन रही हैं? जी, सतीश जी। देखिए पहला तो जरा सीमांचल वाले में बोल दें, हुँ, ये विरोधाभास है, भारतीय जनता पार्टी हुँ, का विरोधाभास है कि नीतीश कुमार अपनी सभाओं में हिंदू मुस्लिम यूनिटी और उनके द्वारा काम किए गए मुसलमानों के लिए इन सारी चीजों का पूरा बखान है तकरीबन हर सभा में। हुँ, और उनके मुंह से ये घुसपैठिया शब्द भी नहीं निकल सकता जितना मैं जानता हूं, और न निकला है न निकलेगा। हुँ, हुँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये रणनीति का हिस्सा है कि आप उस तरह की बात करें और हम इस तरह का बात करेंगे, मुझे नहीं लगता हुँ, है। ये वैचारिकता की बात है कि बीजेपी इस तरह की बात कर रही है और नीतीश जी अपने विचार, जो पुराना विचार है, उस पर वो हमको लगता है कि वो कायम है। मेरे ख्याल से उन्होंने इस मामले में समझौता नहीं किया है, तो ये विरोधाभास साफ झलकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां घुसपैठियों की ज्यादा बात करेगी तो वो मामला बिहार है, वहां पर ज्यादा चलने वाला है नहीं। और इस मामले में मेरे को बार बार ये लगा पूरे चुनाव प्रचार में कि भाजपा ये हिंदुत्व माइंडसेट से बिहार के चुनाव को चुनाव में प्रचार कर रही है, और लेकिन वो शायद नहीं समझती कि ये यूपी नहीं है, ये बिहार है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि लगता है कि बिहार में वही सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस और जो पुराने ढर्रे की राजनीति है, वो विजयी होती हुई दिखाई पड़ रही। तो ये एक बात है। जहाँ तक आपने पहले फेज की बात की, मैं जब कहता हूँ सामाजिक न्याय की राजनीति की नीति की जीत, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे लालू हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, या बहुत सारी अन्य पार्टियां, एक आध जो उसमें एनडीए में और भी हैं, चाहे कुशवाहा हो, चाहे इवन फिराक को छोड़ दीजिए, तो चाहे जो भी हो पार्टियां, चाहे इस बार कांग्रेस पार्टी भी हो, ये सारे के सारे सामाजिक न्याय वाली पार्टियां हैं। तो मुझे आरजेडी आरजेडी तो खैर पुरोधा ही, इस मामले लालू, तो ये पार्टियां हमें जीतती हुई नजर आ रही। कहने का मतलब ये कि इस गठबंधन जो अभी मौजूदा है उसमें कुछ फेरबदल हो जाए चुनाव के बाद, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, हमको लगता है आपको भी नहीं होगा। ये मुझे मैं एक सेफ कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं। तो जहां तक बात आपने पूछा है पहले राउंड का, तो पहले राउंड में तरह तरह की बातें आ रही हैं, और तरह तरह की बातों से एक चीज जरूर मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है, और जो जानकारियां भी मिली हैं, कि कई जगह तो जनता दल यू और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने अपने आपस में कोऑर्डिनेट करके वोट किया है। ये हमें जानकारी मिली है, कई जगह से मिली है। दूसरा ये है कि 9 जिलों में जो परसेंटेज ऑफ वोट, इस बात का संकेत हमें दिखाई करना हमको पड़ता है कि कोई वहां पर एक तरफा नहीं है, बिल्कुल कांटे का संघर्ष है। कांटे का संघर्ष है। मैं नाम बता देता हूं। बेगूसराय, आपका लखीसराय, उधर गोपालगंज और सिवान का कोई जगह की पास का जगह है, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा, और वो सहरसा का इलाका। अगर यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोट इतना ज्यादा जा रहा है,
तो इस बात का संकेत कुछ पर्दे के भीतर समन्वय और दूसरा कि दोनों तरफ से एकदम कांटे का जो है संघर्ष दिखाई पड़ता है मुझे निश्चित रूप से। एक दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ। पटना की का जो हमें रिपोर्ट मिला, वो पटना का रिपोर्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी अमूमन जो शहरी क्षेत्र हैं, उसमें अच्छा करती आई है। उम्मीद भी है कि गाँव के मुकाबले शहरों में ज़्यादा अभी भी अच्छा करेगी। लेकिन जो हमें रिपोर्ट पटना से मिली, बेगूसराय से मिली, वो इस बात की ओर इशारा करती है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल आ रही है। ये मैं आपसे कह सकता हूँ। पटना का 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे और 2 सीटों पर संघर्ष है। 2 सीटों पर संघर्ष है और उस संघर्ष में कौन जीतेगा? जीत जाएगी हो सकता है बीजेपी, लेकिन संघर्ष निश्चित रूप से पटना शहर के 2 सीटों पर है। इसी तरह से अगर आप पटना के अगल-बगल लें, तो एक दानापुर सीट है। दानापुर सीट पे भी संघर्ष बताया जा रहा है, जहाँ पर रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं और जेडीयू जो फुलवारीशरीफ में लड़ रही है श्याम रजक उनके सीट पे भी संघर्ष बताया जा रहा है। तो संघर्ष का तो पूरा संकेत निश्चित रूप से मिल रहा है और अगर हम ये मान के चले सीधा-सीधा कि खाली 10,000 रुपया काम आया है, तो शायद हम एक गलती कर रहे हैं। ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर के वोटों ने मेरे अपने असेसमेंट उनको वोट आए हैं, खास तौर से गंगा के उस पार, कई कुछ खास इलाकों पे आया है। उनका प्रभाव आपको इधर गंगा के इस पार कम है, मैं देखा नहीं। मैं मेरे मुझे सूझ नहीं रहा है। तो उधर कुछ जगह बताया गया है प्रभाव, अगर उनको वो वोट मिला है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो है एकदम से उनको इतना मिल गया है कि वो एकदम सुपड़ा साफ कर देंगे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। उनका वोट जो है बहुत निर्णायक साबित हो जाएगा। जी, और और अगर तीसरा अगर आप सीमांचल का अभी जो इस फेज में 122 सीटों का जो वोट होने वाला है, तो ये एक ज़रूर बात है कि एक नीतीश जी को लेकर कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। ये बात हम मानते हैं इस बात को, लेकिन नीतीश जी के लिए नेगेटिव फैक्टर नहीं है, तो क्या सारे एनडीए के लोगों के लिए नेगेटिव फैक्टर नहीं है? और क्या एनडीए के बीच में आपसी तालमेल समन्वय उतना मजबूत है या फिर एनडीए जेडीयू कुछ अपना रास्ता भी देख रही है? ये भी संभव है। तो बिहार में तो हम लोग देखते आए हैं कि गठबंधन कब बदल जाए, कौन किधर चला जाए, ये कह नहीं सकते। तो स्थितियाँ यही हैं कि जो अभी तक रिपोर्ट हमें मिली है, उसमें प्रथम राउंड में, फर्स्ट राउंड में भाजपा उतना अच्छा नहीं कर पाई है और ये कई लोगों ने मुझे ये बात बोली। तो हमें थोड़ा उसको तवज्जो देना पड़ेगा और अगले राउंड में भी अगर हम देखें, तो अगले राउंड में अ, देखिए छोड़िए उसको बात को, अगले राउंड में भी महागठबंधन इतना कमज़ोर नहीं है मेरी समझ से, लेकिन नीतीश भी कमज़ोर नहीं है, वो भी है एक साथ-साथ। तो ये हमको मोटा-मोटी समझ में आ रहा है। जी। देखिए, आपने जो अपना विस्तृत वक्तव्य रखा, मेरे सवाल जिसके 2 हिस्से थे, उनके जवाब में, उसमें आपने एक बहुत ही अहम बात कही जो कि बिहार के भविष्य की तरफ इशारा करती है। और वो न केवल बिहार के फौरी भविष्य की तरफ इशारा करती है, बल्कि दूरगामी भविष्य की तरफ भी उम, इशारा करती है और वो ये है कि इस चुनाव में आपको सामाजिक न्याय की ताकतों की जीत होते हुए दिखाई पड़ती है। जी, चाहे वो पाले के इस तरफ हों या पाले के उस तरफ हों। जी। ये मेरे ख्याल से जो आपका जो वक्तव्य है ये वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अगर यही अगर ऐसा होता है, ज़ाहिर है चुनाव का परिणाम तो मतदाताओं का विशेषाधिकार है, हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है, तब तो
और ऐसा तभी होगा जबकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एनडीए के भीतर पिछड़ जाए और और अच्छी खासी पिछड़ जाए। नीतीश कुमार आगे निकल, क्योंकि सब ज्यादा उसके बाद पार्टी नीतीश कुमार की है, नीतीश कुमार उसमें आगे निकल जाएं, थोड़ा चिराग पासवान को भी चपत लगे थोड़ी सी, क्योंकि वो भाजपा के साथ मिले हुए हैं। अगर ये होता है एनडीए के भीतर, फिर तो ऐसा लगता है ऐसे कि बिहार में पूर्व समाजवादियों की, वर्तमान समाजवादियों की और सामाजिक न्यायवादियों की कोई राष्ट्रीय सरकार भी बन सकती है। राष्ट्रीय सरकार को कोट एंड कोट में रख के पेश कर रहा हूं। देखिए, हाल के वर्षों में ही 2 बार बनी है। हम्म, 2 बार बनी है, तो तीसरी बार नहीं बनेगी, ये तो हम लोग कोई गारंटी से नहीं कह सकते। ये गारंटी ही हो जाएगा, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, इसमें आप युवा को भी जोड़ लीजिए, हम्म, युवा को भी जोड़ लीजिए, और महिलाओं का जो वोट है, जिसके बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, तो वो भी तो एक पुराने समाजवादी के नाम पर ही ज़्यादा पड़ा होगा। ऐसा अगर पड़ा है तो, पड़ा भी है, ऐसा है, वो नीतीश कुमार है। हम्म, तो गठबंधन बदल जाए। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी पेंच ये है कि जिस प्रकार से नीतीश जी के नाम का प्रधानमंत्री के लेवल से ऐलान तक नहीं हुआ, प्रधानमंत्री के लेवल से। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले लेजिस्लेचर पार्टी के विधायक दल चुनेगा नया मुख्यमंत्री, ऐसा कहा। उसके बाद कुछ उनको जब पता लगा कि नहीं, ये नीतीश जी का जोर तो है, तो हम्म, आप भी कह रहे थे कि कटआउट लग रहे हैं नीतीश जी के सभाओं की मांग की जा रही है, वगैरह हम्म, वगैरह। तो जी, आखिर ये क्यों? क्या नीतीश जी पुरोधा हैं हिंदुत्व के? नहीं है। हम्म, ठीक है, हिंदुत्ववादी शक्तियों के साथ इस वक्त हैं, तो क्या वो समाजवादियों के साथ नहीं रहे, जातिवादियों के साथ नहीं रहे, हम्म, मंडल पॉलिटिक्स नहीं की? हम्म, और का जातिक जनगणना का तो सेहरा उनके नाम बंधेगा ही, और तरह तरह जी, के उन्होंने रिजर्वेशन दिए। तो अभी हम्म, ये हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अब सब कुछ सामान्य रहा, कोई इस प्रकार की कोई असाधारण चीजें ना हो, मतलब उसमें कदाचार का, भ्रष्टाचार का, चुनावी भ्रष्टाचार आदि आदि का अगर नहीं हुआ, नहीं हुआ, बार बार कहना पड़ेगा, तो ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पे ही रहेगी। ये नंबर 2 और नंबर 1 की लड़ाई हम्म, मेरे हिसाब से ये आरजेडी 143 सीट पे लड़ रही है, और जेडीयू आश्चर्यजनक रूप से आगे आई है। तो इसके बीच है, ये बात लगभग लगभग साफ है। कल चर्चा जो जितने भी लोगों से हुई, वो लोग यही कह रहे हैं कि लोग पता लगा रहे हैं कि जेडीयू सीट हार कौन सा रही है पहले बार के पहले राउंड के चुनाव में। तो ये चुनाव नीतीश के इन अराउंड हो गया। 3 ही फैक्टर है, एन फैक्टर माने नीतीश फैक्टर, और महिला फैक्टर, और युवा फैक्टर। यही 3 फैक्टर है। और युवा की जब बात आती है, मैं मानता हूं कि युवाओं का कुछ वोट प्रशांत किशोर को भी मिला होगा। ये इसमें एक सेफ कंक्लूजन ये है। लेकिन अधिकांश युवा जो है अभी के माहौल में, अगर प्रशांत का दावा होता बड़ा, तो हो सकता है उधर शिफ्ट करते, ये संभव है। लेकिन कुछ सीमित क्षेत्रों में है, तो ज्यादा ज्यादा उनका अधिकांश क्षेत्रों में वोट कटवा की स्थिति रहेगी। और युवा जो है हो सकता है कि वो तेजस्वी की तरफ जाएं, नंबर 1 गए होंगे। नंबर 3 ये है कि जो महिलाओं का वोट है, ये मैं मानता हूं कि इसमें जो है शायद महागठबंधन को चपत लगेगी, वो नीतीश को फायदा होगा, भाजपा को कितना होगा ये देखने लायक चीज होगी। देखिए, आपने बार-बार कहा कि जो चुनावी भ्रष्टाचार वगैरह के बारे में, और आपने ज़ोर दे के कहा कि मुझे बार-बार कहना पड़ रहा है कि अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा। लेकिन ये तो एक बड़ा फैक्टर है। इस चुनाव का एक बड़ा फैक्टर है, जो पहले पहले चरण में जो खबरें मिली हैं, अ, जी। वो उस बात की प्रमाण है पहले चरण में, क्योंकि एक ऐसा वीडियो भी हमने देखा है जिसमें करनाल से एक ट्रेन चल रही है, भरी हुई,
जिसको भाजपा के जिला अध्यक्ष रवाना कर रहे हैं और सब भेजे जा रहे हैं वोट डालने के लिए। वो कह रहे हैं हमने खुद इंतजाम किया है इस पूरी ट्रेन का। उसके बाद में दिल्ली से आके तमाम और दूर-दूर से आके भाजपा के दूसरे लोग बिहार में वोट दे रहे हैं और खुद ही गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम ये वोट दे रहे हैं, जबकि उनका एपिक नंबर दिल्ली में है, वो सब चेक कर लिया गया है, जाँच लिया गया है, चुनाव आयोग उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। तो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, जो बीएलओ द्वारा भेजी गई डिजिटल पर्ची लेके मतदाता जाता है बूथ पर, वो सुबह से शाम तक इंतज़ार करता रहता है, उसको वोट डालने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। तो आखिरकार बढ़ रहा है तो कौन वोट दे रहा है? कहीं न कहीं से तो वोट देने वाले आ रहे हैं, तो वो एक फैक्टर है। सवाल ये उस फैक्टर को हम चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए कितना प्रतिशत देंगे? देखिए ये प्रयास हर चुनाव में होते हैं और आजकल चुनाव आयोग संशय में चुनाव आयोग आरोपों के घेरे में है और बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष तो बहुत आरोप लगाता है और ये कुछ न कुछ लेवल पर हो भी रहा होगा, हुआ भी है जो प्रमाण सामने दावे लाए गए हैं। ये हो रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई वो चुनाव प्रभावित करने की स्थिति में है, इस लेवल पर वोटिंग में। अब गिनती में इधर-उधर और कुछ हो जाए तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मूड माहौल भी एक चीज होती है और मूड माहौल में उसको बदलना शायद उतना संभव नहीं है। मैं तो कहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए अपने प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का ये अंतिम मौका है, मैं कहूंगा। यह अंतिम मौका है कि वो इस बार कम से कम अच्छे अंपायर और अच्छे रेफरी का काम करे, तो करना चाहिए उसको। तो लेकिन जब पूरे एकदम से लूट-लाट का तो स्थिति बन नहीं रही है, तो थोड़े-मोड़े तो ये होते रहे हैं, होता आया है, मैंने खुद अपनी आँखों से भी देखा है, पिछले ही साल 24 में भी देखा था, है ना? तो ये है कि आप करनाल से कितना भी ले जाइए लोग, कितना आप ले जाएँगे? ले कितना जाएँगे? और क्या गारंटी है कि जो ले गए हैं उनको उन्होंने आप ही को वोट दे दिया है, जो ले गए हैं। ये नहीं है कोई गारंटी। देखिए बिहार का मतदाता मैं 40-45 साल से देख रहा हूँ। वो अपना जो है खुद स्वामी होता है, एक चीज़ समझ लीजिए। और वो आपको बेवकूफ़ भी बना देगा। ये आप समझ लीजिए, वो काम वही करेगा जो उसके मन में है, जो उसके दिमाग में है ना? आप उसको बहुत सेवा शुश्रूषा कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन उसमें भी हो सकता है कि आप 100 लोग ऐसे ले गए, तो हो सकता है कि उसमें 70 लोग बदल जाएँ। आप उसको समझ रहे हैं कि मेरे साथ है, हो सकता है वो बदल जाए। इससे मैं इनकार नहीं करता। मैंने देखा है, मैंने कई चुनाव को बहुत क्लोज़ली देखा है। 2-3 चुनाव में तो मैंने बहुत क्लोज़ली काम भी किया है कि नहीं? तो मुझे मालूम है कि कैसे ये काम होता है। बात ये है कि क्या उनके मस्तिष्क में चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क को आप मटेरियल से बिहार के केस में बहुत जीत नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ के महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए गए उसका असर निश्चित रूप से होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो बाहर-वाहर निकल गया है उसके ऊपर उसके दिमाग में कई तरह के और फैक्टर चले होते हैं। अगर ऐसा होता और जो भारतीय जनता पार्टी इतना जबरदस्त ढंग से 2020 में तो बहुत आगे थी, और ज़्यादा आगे थी अभी से, तो उस समय क्या हो गया था? क्या हुआ अचानक लगा कि विपक्ष की सरकार बन गई, तेजस्वी की सरकार बन गई। तो कह नहीं सकते। इतना आसान मेरे ख्याल से नहीं है, बहुत ये सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर है इस बार का और बहुत मतदाता भी बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा है। आप समझिए उसके दिमाग में कुछ न कुछ ज़रूर है, एक बात। दूसरी बात एक मैं भी कहना चाहूँगा कि वोटिंग परसेंटेज की बात की जा रही है। उसके 4 कारण जो मुझे प्रथम दृष्टया लगता है, वो ये 4 हैं। पिछली बार कोरोना थी, कोरोना के जस्ट बाद चुनाव हुआ था, ज़रूर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा होगा उसका टर्नआउट। एक, दूसरा इस बार एक लोगों के सामने चुनौती थी, एक मानसिक टाइप चैलेंज था कि मेरा वोट है कि नहीं है, बचा है कि नहीं, हम दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे। तो वो भी एक कारण रहा है। तीसरा ये है कि
ये एक तरफा इस ढंग का तो वोट पड़ता नहीं है। भाई कहीं भी नहीं पड़ता, एक तरफा इतना नहीं वोट पड़ सकता है। वो भी 20 साल की सत्ता को बचाने के लिए। नहीं पड़ सकता वोट। एक तरफा इतना नहीं पड़ सकता। यानी कि जो पड़ा है, वो कंटेस्ट की ओर इशारा करती है। तो सब मोबिलाइज़ किए होंगे ना, एक तीसरा प्लेयर भी आ गया है। उसने भी एक नैरेटिव बनाया है और उसकी भी थोड़ी गूंज है, तो ये उसने भी मोबिलाइज़ किया होगा, उसके भी लोग थोड़ा उत्साहित होंगे। ये तीसरा कारण ये भी है और जो ए एक चौथा कारण आप इसको भी जोड़ लीजिए कि चलिए महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, तो युवा भी नौकरी-वोकरी, रोजगार आदि के लिए थोड़ा तो उसके मन में भी आंदोलन तो निश्चित रूप से होगा। ये 4 कारणों से वोट बढ़ा है। मेरा ऐसा मानना है। नहीं, नहीं, मैं मोटे तौर पे आपकी बात से सहमत हूँ। थोड़ा बहुत ज़ोर का फ़र्क हो सकता है मेरे आपके हुँ। आकलन में, लेकिन हम लोग एक ही जगह, एक ही मुकाम पर खड़े हैं इस जी। आकलन। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरी निगाह में आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रही थी, केवल ये कह रही थी आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से कोई उनके प्रति कोई वायदा करने के लिए तैयार नहीं थी कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अचानक नीतीश कुमार का बहुत ज़्यादा गुणगान करने लगी है और नीतीश कुमार की तस्वीरें, पोस्टर, कटआउट इन सबको आदेश दिया गया है कि भई सब तैयार कीजिए, ये लगाया जाएगा वगैरह-वगैरह ये सब हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या ये है कि पहले चरण में भाजपा ने भाँप लिया है कि नीतीश का जो जनाधार है, नीतीश का जो वोट है, वो पहले पिछले 2020 की तरीके से भाजपा में शिफ्ट नहीं हो रहा है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, उनको उस तरीके से नहीं मिल रहा। आपने कहा भी था कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में एक आपसी सहमति, एक परस्पर समझदारी नज़र आ रही है कार्यकर्ताओं के बीच में। तो क्या ये कारण है? देखिए, हम लोग को याद है 2020 के चुनाव में भी जब शुरुआती राउंड जब कहें इधर दक्षिण बिहार में और गंगा के इस पार जो नतीजे आए थे तो उसमें तो पूरा जनता दल और भाजपा साफ हो गई थी। हुँ, वो भी उसके बाद शायद उनको रियलाइजेशन हुआ, उनको लगा ये तो साफ हो गए। हुँ, तब गंगा उस पार जब चुनाव हुआ, तब जाके स्थिति संभली और सिर्फ 12,000 वोटों से क्या कहते हैं और 5-7 सीटों से फिर उनकी सरकार बन पाई। तो वो पहले राउंड में उनका इरादा मुराद कुछ दूसरा था पिछले बार, है कि नहीं? वो बाद में उसमें बदलाव हुआ। हमें लगता है कि ये पहले राउंड में जो रिपोर्टें आई होंगी और इस बात की चर्चा भी थी। मैं अब पहले आपको 2 बड़े नेताओं की मैं जो मेरे मैं जो आपको बता सकता हूँ। हुँ, एक ने कहा तर ऊपर है चुनाव, तर ऊपर, कल की बात कर रहा हूँ। तर ऊपर का मतलब 19-20 बहुत क्लोज़ कंटेस्ट है। एक भाजपा के नेता ने मुझे कहा। हुँ, एक जनता दल यू के नेता ने मुझसे ये कहा कि बहुत घोपा-घोपी है। घोपा-घोपी का मतलब ये है कि इसका अगर शुद्ध हिंदी में ही बात करें, तो ये है कि बैकस्टेबिंग अंग्रेजी में कहें तो वो भितरघात हो वो रहा है। भीतरघात टाइप का है और वो हाँ, रणनीति के तहत हो रहा है। हुँ, और तीसरा ये है कि एक और नेता ने कुछ कहा, वो अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो कहा था वही मैं कहना चाहता था, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। तो ये सारी बातें आई तो इसका मतलब ये सब लोग चुनाव के उपरांत की बात भी सोचने लगे। जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिसने पूरा का पूरा देश भर का फौज उतार दिया है बिहार में, हुँ, हाई वोल्टेज, हाई ब्लिट्ज कैंपेन कर दिया है, गलती शायद उनसे एक रह गई। हुँ, हुँ, मैं मानता हूँ कि एक गलती रह गई कि वो 101 सीट पर मान कैसे गए? तो ज़्यादा से ज़्यादा 101 सीट जीतेंगे, यही हो सकता है ना? हुँ, बाकी कोई असाधारण घटना हो जाए तो उसकी बात नहीं कर सकते कि जनता दल यू टूट जाए। हुँ, क्या कहें कोई और पार्टी टूट जाए, कोई और जुड़ जाए, कुछ भी, हैं? या फिर चिराग पासवान 29 के 29 जीत जाएँ। लेकिन 29 की 29 जीत जाएँ, एक नेता ने तो मुझे ये कहा, देखिए वही बात हम आपको बोलना भूल गए थे, कि वो
भाजपा के बड़े नेता हैं। उन्होंने मुझसे कल या परसों कहा कि चिराग पासवान अपने पार्लियामेंट्री सीट के बराबर भी बचा लें तो बहुत है। ये एक भाजपा नेता का वक्तव्य है। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, है ना? तो मैं उनको चूँकि जानता हूँ तो उनसे हरदम राय लेता हूँ। उनकी बात जानना चाहता हूँ, राय क्या लूँगा? उनसे झारखंड के समय भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ तो हार गए, है ना? तो ये उनका वक्तव्य है। तो कहने का मतलब ये है कि एक भूल तो निश्चित रूप से भाजपा से हुई, कि उन लोगों ने शायद नीतीश को बहुत कमज़ोर, बहुत ही बीमार या बहुत ही निर्बल, दुर्बल समझ ली। है कि नहीं? ये गलती जो है आपने देखा होगा तो महागठबंधन के नेताओं ने नहीं की है। हुँ। तो लगता है जैसे वो हमदर्दी जता रहे हैं बुजुर्ग चाचा से और किसी ने भी उस ढंग से हमला नहीं किया। अगर मान लेते कि एकदम से 150-60 सीट ले आए क्या नाम है अपना ये एनडीए, तो एक सबसे बड़ी गलती हम लोग आकलन में यही कहेंगे कि इन लोगों ने महागठबंधन ने नीतीश को अटैक ही नहीं किया। इतना तो शायद अटैक उनके उनके गठबंधन के भीतर से हो रहा है। हुँ। तो ये गलती उसमें होगी। तो रास्ता हमको लगता है सबने खोल के छोड़ा और भाजपा से गलती ये हुई है कि उन लोगों ने नीतीश को ऐसा लगा उनको कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री तो बैठ जाएगा। हुँ। तो इसलिए इस तरह से बयान दिए गए, बाद में डैमेज कंट्रोल किया गया हुँ। और अभी भी इसी का जो नतीजा है कि अब लोग सोच रहे हैं कि ना भाई, ये नीतीश का ही जोर है। नीतीश का ही लोग बिदागरी देना चाहते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बना के, है कि नहीं? और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि नीतीश जी की पार्टी में एक नीतीश खेमा है। हुँ। नीतीश खेमा है। उस खेमे में दबे ज़ुबान में कई तरह की चर्चाएँ हैं, उसको बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन चर्चा है। वो एक न एक शंका है और ये शंका के ऊपर ही लोग काम करेगा ना अगर शंका है तो। तो ये सारी स्थितियाँ हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। और एक जी, आखिरी सवाल आज की चर्चा का, बहुत उम्दा चर्चा हो रही है, मन तो और बढ़ाने का कर रहा है। लेकिन एक आखिरी सवाल, वो ये है कि पिछली बार सीमांचल में महागठबंधन ने खराब प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का प्रदर्शन भी खराब था, राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन भी खराब था। 5 सीटें वो ले गए थे, ओवैसी की पार्टी 5 सीटें ले गई थी और वो उस खराब प्रदर्शन का कारण भी रहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जी। इस बार क्या स्थिति बनती है? क्योंकि एक एक बार तेजस्वी यादव और महागठबंधन का खेल सीमांचल बिगाड़ चुका है और उसकी वजह से एनडीए सत्ता में रहा है। क्या लगता है आपको सीमांचल? देखिए, इतना तो हम कह सकते हैं कि महागठबंधन का कोई एक इलाके में बेहतर प्रदर्शन बिहार भर में रहेगा, तो वो सीमांचल में रहेगा। सब हाँ, ये मैं एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो रहेगा। कारण कारण है उसके। अगर घुसपैठिया का मुद्दा उठेगा, 24 सीटें हैं अगर वहाँ पर, 24 सीटें हैं? हैं। हाँ, मालूम 24 है मुझे। सीटें हैं। हैं? 24 सीटें हैं। हाँ, हाँ, मालूम है। उसी में तो 5 एमआईएम ने पिछली बार जीता था। जी। और वहाँ उस बार 2020 में तेजस्वी का जो इनएक्सपीरियंस है, वो देखने को मिल गया था, हुँ। कि उन लोगों ने सोचा कि वो तो ग्रांटेड सीट है, सीमांचल तो इन्हीं को देगा, उसमें वो चूक गए थे। हुँ। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने मेमोरी से बता रहा हूँ और ये मुझे बोलना पड़ रहा है। हुँ। मैं भाषण देख के कुछ आइडिया लगाने का प्रयास करता हूँ, है ना? तो उस दौरान जब 2020 में चुनाव प्रचार हो रहा था, तो मैं उन चंद लोगों में था जो कहता था कि तेजस्वी की आंधी चल रही है। हुँ। ये मैं बोलता था। मैंने कई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ये बातें बोली थी। हुँ। लेकिन एक्सपीरियंस तो हम नहीं दे सकते ना। हुँ। हम कौन प्रबंधन करने हुए हैं? हुँ। उनके पिता जेल में थे। हुँ। क्यों बोलता था मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ-जहाँ भी तेजस्वी 2020 के भाषण में जाते थे, ये चिराग पासवान फैक्टर को छोड़ के बता रहा हूँ। हुँ। वो था उसका भी योगदान उनके बहुत अच्छे प्रदर्शन में था, क्योंकि वो नीतीश जी को काट डुबो रहे थे। नहीं पाए। तो वो था, निश्चित रूप से था। लेकिन
तमाम बिहार के जगहों में उनके लिए जबरदस्त तालियां बजती थी। और तेजस्वी जब सीमांचल में गए थे अभय जी, जब वो नौकरी-वोकरी की बात कर रहे थे, मैंने 2 भाषण देखे थे, उसमें तालियां बहुत कम बजी थी। अच्छा। शायद वह लगता है कि उस तरफ के जो बासिंदे हैं, वोटर हैं, वो नौकरी शब्द से ज्यादा उत्साहित नहीं होते, या उसका प्रभाव नहीं रहता है। शायद वो रोजगार या अपने कारोबार या जीवन यापन और दिनचर्या इसी में है, रहते हैं, तो वो प्रभाव हमने नहीं देखा था। मैंने चर्चा भी की थी और मैंने कई डिजिटल चैनल पे ये बोला था, एक बहादुरगंज की सभा थी, उसका मैंने देखा था तो हमको ये लगा कि अरे भाई पूरे जगह बज रही है तालियां, यहाँ क्यों नहीं बज रही है? मैं समझता हूं कि इस बार महागठबंधन इस इलाके में कम से कम ज्यादा मुस्तैद है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, मतलब इसमें कोई लाग लपेट तो है नहीं, हमें क्या लेना देना है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो मगध भोजपुर के इलाके में जिस तरह से महागठबंधन का क्लीन स्वीप था, वो शायद इस बार नहीं होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब मुझे मेरे असेसमेंट में बोल रहा हूँ। तो महागठबंधन जो है, वहां पर कांग्रेस पार्टी भी है, उनका वोट का घुसपैठिया बोलने का मुद्दा, आदि आदि अकलियत का मुद्दा बहुत है। और एक चीज अच्छा है, उसका जोर वहां नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? और कहीं नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? घुसपैठिए तो सिर्फ 390 मिले ना, 390 ही तो मिले। तो वो प्रभाव हमको लगता है ज्यादा होगा। एक और बात इसमें जोड़ना पड़ेगा कि नीतीश कुमार अपने मौजूदा गठबंधन के वजह से ये उनको इसके उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़े, इसलिए कि अब उनका आइडेंटिफिकेशन भाजपा भाजपा के हिंदुत्व ब्रिगेड से भी है। तो अगर लोग तो यही कहेंगे हैं तो उधर ही, तो अभी भी उनको सीट कुछ मिल जाएगा उनका, नीतीश जी के अपने भाषणों की वजह से, उनके काम की वजह से, मतलब। लेकिन एकाध लेकिन घाटा तो निश्चित रूप से होगा, घाटा तो निश्चित रूप से होगा इस क्षेत्र में नीतीश जी को। एकदम कहा जा सकता है, सेफली कहा जा सकता है, या अगर माना जाएगा कि भाई अकलियत का, इन लोगों का लड़ाई अगर तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, अगर लड़ते लड़ते आए हैं, दावा करते हैं और ये सब, तो फिर कुछ तो उनको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एमआईएम के बारे में जो बात बहुत लोग कहते हैं, वो भी एक बात निश्चित रूप से इसका असर होना चाहिए मेरे समझ से। जो एमआईएम का नए-नए में उस बार प्रभाव था, नया था, नई-नई दुल्हन एमआईएम थी बिहार में। शायद वो अब नई उतनी दुल्हन नहीं रही है। तो ये सब है, प्रयास तो उन्होंने बहुत किया इस बार, और क्यों किया? बहुत अथक प्रयास किया है। तो ये सब भी है। हमें लगता है कि ये सीमांचल के इलाके में महागठबंधन को बढ़त मिलनी चाहिए और ठीक-ठाक बढ़त मिलनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। बिहार अपना भविष्य तलाश रहा है और जनता बोल नहीं रही है, वोटर चुप ये है। एक बात मैं अपनी जी, तरफ से कहूँगा, आप कहेंगे कि मेरा एजेंडा है, नैरेटिव है, नहीं, जो भी कहें, नहीं कहिए। और ये मेरा फर्ज है कहना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट चुनाव है। हुँ, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, कोई भी किसी की भी आए, उसको अब जो अभी समसामयिक या आगे का विकास का जो मॉडल देश में, दुनिया में चल रहा है, उससे आप अब बिहार को अलग नहीं रख सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि रोजगार के क्षेत्र में और इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, उद्योग धंधे के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के चीजों को लाने का एक सॉफ्टवेयर पार्क तो बन ही सकता है ना, भले जमीन की कमी हो, जैसा कहते हैं हुँ, लोग, नेता लोग। तो इस तरह की चीजें इस बार जो भी सरकार आएगी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरी, रोजगार, पलायन और जो लैक ऑफ इंडस्ट्री है, नहीं हुआ कुछ भी, नहीं हुआ। तो वो उसका जो अ, 30 लोगों के मन में है, वो है,
और लोग इस मामले में कराह के परिवर्तन मांग रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर का कुछ भी अच्छा प्रदर्शन रहा, तो ये जो कुछ बातें हमने बोली, वो उनका भी बहुत योगदान माना जाएगा इसमें, क्योंकि एक नया एजेंडा, नया नैरेटिव भी इस चुनाव का है और ये कोई भी सरकार आए, उसको अविलंब मतलब तात्कालिक प्रभाव से आपको जो नए डेवलपमेंट का पैराडाइम है, उसको बिहार में लाना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपसे। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। मैं कह ही रहा था कि बिहार अपने भविष्य की तलाश कर रहा है, लेकिन मतदाता अपने मुँह से कुछ नहीं बोल रहा है। हम लोगों का काम है मतदाता के मन का पता लगाना। हम सब लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं। आपने जिस तरह का विश्लेषण किया है, उससे काफ़ी कुछ मतदाता के मन में क्या चल रहा है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ा है, रोशनी पड़ी है। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे, क्योंकि बिहार अपना भविष्य तलाश रहा है। धन्यवाद।